हम अक्सर सोचते हैं कि जब कोई नियम टूटता है या किसी के साथ कुछ गलत होता है तो न्याय की प्रक्रिया मतलब एक गणितीय समीकरण की तरह काम करेगी। हाँ बिल्कुल, जैसे 2 और 2 4 होते हैं। सही कहा। मतलब कोई पुल टूटता है तो इंजीनियर तुरंत बता देते हैं कि कौन सा पिलर कमजोर था, कहाँ गलती हुई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी अदालतें भी इसी तरह सटीक होंगी, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन असल दुनिया में ऐसा होता नहीं है ना। वो जो स्पष्टता है वो अदालतों में जाके पूरी तरह गायब हो जाती है। बिल्कुल गायब हो जाती है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा यानी इस डीप डाइव का विषय भी कुछ ऐसा ही है। शशि थरूर द्वारा हाल ही में लिखा गया एक लेख जो भारतीय न्याय प्रणाली की बहुत तीखी आलोचना करता है। और ये आलोचना सिर्फ सतही नहीं है। लेख में वर्तमान व्यवस्था को एक धीमी गति की तबाही या कहें स्लो मोशन कैटास्ट्रोफी और एक बड़े मानवाधिकार संकट के रूप में दिखाया गया है। हाँ, और हमारा आज का मिशन यही है कि हम इस लेख में दिए गए तर्कों को गहराई से समझें, जैसे अदालतों में लंबित मुकदमों का बोझ, तकनीक की जरूरत, विविधता और ढांचागत सुधार। और ये भी समझना है कि क्यों ये सिर्फ कानूनों या वकीलों की बात नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हर उस आम इंसान से जुड़ा है जिसे कभी ना कभी सिस्टम से गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। पर आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। शुरुआत में ही मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज हम जो भी चर्चा कर रहे हैं वो पूरी तरह से शशि थरूर के इस लेख और उसमें दिए गए विचारों पर आधारित है। हाँ, ये स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है। हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा या पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं। हमारा काम सिर्फ स्रोत सामग्री में जो जानकारी और तर्क हैं उन्हें निष्पक्ष रूप से आप तक पहुंचाना है। तो ठीक है, आइए ऐसे विस्तार से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैं कहूंगी कि इस पूरी समस्या की जो सबसे खौफनाक जड़ है वो है पेंडेंसी, यानी मुकदमों का लंबित होना। वो 5 करोड़ मुकदमों वाला आंकड़ा। बिल्कुल। लेख में बताया गया है कि भारतीय अदालतों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। और ये कोई आम बैकलॉग नहीं है। जब कोई व्यवस्था अपनी क्षमता से इतना ज्यादा भार उठाती है तो वो एक ब्लैक होल बन जाती है। एक ब्लैक होल मतलब जहां चीजें बस पास जाती हैं और कभी वापस नहीं आती। सही कहा। और इस ब्लैक होल का सबसे बड़ा असर आर्थिक होता है। मान लीजिए किसी जमीन का विवाद है, जो कि हमारे यहाँ बहुत आम है। दादा ने केस किया और पोता लड़ रहा है। हाँ, 20-20 साल तक वो विवाद चलता है। वकीलों की फीस, हर पेशी का खर्च, लोगों का समय। अंत में होता ये है कि उस कानूनी लड़ाई का कुल खर्च उस संपत्ति की कीमत से भी ज्यादा हो जाता है। तो फिर जीतने का भी क्या फायदा? वो जीत भी तो एकदम खोखली लगेगी। यही तो बात है। आर्थिक और मानसिक रूप से इंसान पूरी तरह टूट जाता है। और अदालतों में बार बार तारीख मिलना या अडजॉर्नमेंट, ये अब कोई अपवाद नहीं रह गया है। ये सिस्टम का सामान्य हिस्सा बन गया है। तार ही मरीज को दिवालिया बना रहा है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है। जब मामला किसी की आजादी का हो तो ये देरी बहुत भयानक रूप ले लेती है। आप आपराधिक मामलों की बात कर रही हैं ना? हाँ, लेख में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि कैसे प्रक्रिया ही सजा बन जाती है, खासकर जब हम यूएपीए जैसे कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों की बात करते हैं, जहां नियम थोड़े अलग होते हैं। थोड़े नहीं, बहुत अलग। सामान्य कानून में हम मानते हैं कि जब तक दोष साबित न हो तब तक व्यक्ति निर्दोष है, तो जमानत मिलना एक अधिकार होता है। लेकिन इन कड़े कानूनों में ये पूरा तंत्र उल्टा काम करता है। मतलब जमानत पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल। आरोपी को जमानत पाने के लिए ही लगभग ये साबित करना पड़ता है कि वो निर्दोष है, जो कि बिना ट्रायल शुरू हुए करना लगभग असंभव है। ओहो, तो इसका मतलब है कि लोग अपनी जमाने के बेहतरीन साल जेल में बिता देते हैं ट्रायल शुरू होने से पहले ही। बिल्कुल। इसी को लेख में अतिरिक्त न्यायिक सजा या एक्स्ट्रा जुडिशियल पनिशमेंट कहा गया है। लोग 10-15 साल जेल में रहते हैं और अंत में अदालतों ने सबूतों के अभाव में निर्दोष बरी कर देती है। बाप रे, 15 साल बिना किसी जुर्म के। और क्या उन्हें इसके लिए कोई मुआवजा मिलता है? कुछ भी नहीं। न कोई मुआवजा, न माफी। और वो खोए हुए साल तो वैसे भी वापस नहीं आ सकते। सिस्टम की इस सुस्ती ने बिना कोई फैसला सुनाए ही उन्हें सबसे बड़ी सजा दे दी। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस 5 करोड़ मुकदमों के पहाड़ को कैसे तोड़ा जाए? मतलब हम रातों रात हजारों नए जज तो नियुक्त कर नहीं सकते। इंसान की एक सीमा है। सुझाव है कि औपनिवेशिक काल की जो पुरानी व्यवस्था है, वो फाइलों और व्यक्तिगत उपस्थिति वाली, उसे खत्म करना होगा। हाँ, जो लाल फीताशाही और धूल भरी फाइलें हम अक्सर फिल्मों में भी देखते हैं। बिल्कुल वही। 21वीं सदी की तकनीक का कट्टर अपनाव या रेडिकल एम्ब्रेस करने की वकालत की गई है।
और इसमें सबसे बड़ा रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का है। एआई का? तो क्या एआई फैसले सुनाएगा? नहीं, एआई जजों की जगह नहीं लेगा। लेख का तर्क है कि रोजामर्रा के जो प्रशासनिक काम होते हैं, फाइलिंग या कानूनी रिसर्च, उसके लिए एआई का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ, मतलब क्लर्क वाला काम मशीन को दे दो। सही कहा। ताकि जजों की जो मानसिक ऊर्जा है, उनका जो कॉग्निटिव एनर्जी है, वो केवल जटिल और महत्वपूर्ण फैसले लेने में लगे। जब किसी पुराने फैसले को खोजना होता है तो इंसान को हजारों पन्ने पलटने पड़ते हैं। और एआई वो काम सेकंडों में कर सकता है। बिल्कुल, डेटा को तुरंत प्रोसेस करके सामने रख सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्या तकनीक वास्तव में न्याय को मानवीय बना सकती है? मतलब एआई कोई भावना तो समझता नहीं है। ये एक बहुत जायज चिंता है। हाँ, क्योंकि हमने हाल ही में दुनिया भर में ऐसे मामले देखे हैं जहां एआई ने रिसर्च करते हुए पूरी तरह से फर्जी केस बना दिए, जिन्हें हम हैलुसिनेशंस कहते हैं। अगर ऐसा भारतीय अदालतों में हुआ तो सिस्टम और उलझ नहीं जाएगा? बिल्कुल उलझ सकता है, और यही कारण है कि एआई को केवल एक असिस्टेंट के रूप में देखा जाना चाहिए, एक बहुत स्मार्ट और कभी न थकने वाला असिस्टेंट। अंतिम फैसला हमेशा एक इंसान ही करेगा, जिसमें नैतिकता और संवेदनशीलता शामिल हो। तो एआई सिर्फ वो कचरा साफ करेगा जिसमें अदालतों का सबसे ज्यादा समय बर्बाद होता है? हाँ, इसके अलावा तकनीक का एक और बड़ा पहलू है डिजिटल पहुंच, यानी डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, वर्चुअल सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट। ये तो बहुत जरूरी है। मतलब आज के समय में एक दिहाड़ी मजदूर को सिर्फ एक छोटी सी अपडेट के लिए या अगली तारीख लेने के लिए अपने गांव से शहर आना पड़ता है। और इसकी दिहाड़ी कटती है, सफर का खर्च लगता है, और अदालत पहुंचकर पता चलता है कि जज साहब तो छुट्टी पर हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत आम बात है। वर्चुअल सुनवाई से कम इस आर्थिक बर्बादी और इस भागदौड़ से तो बचा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो सिर्फ रफ्तार बढ़ा देना काफी नहीं है। आपका मतलब है कि मशीन तेज हो सकती है, लेकिन अगर फैसले गलत आ रहे हैं तो वो बस गलत फैसले तेजी से देगी? एकदम सही पकड़ा आपने। रफ्तार के साथ साथ न्याय की गुणवत्ता भी बहुत मायने रखती है, और न्याय की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि उस बेंच पर, यानी जज की कुर्सी पर बैठा कौन है। तो यहाँ हम समावेशिता और सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, मतलब इंसानी पहलू। हाँ, लेख में न्यायपालिका को एक इंसुलर ओल्ड बॉयज क्लब कहा गया है, एक ऐसा बंद दायरा जहाँ कुछ खास वर्गों का ही दबदबा है। ये बहुत कड़ा शब्द है, ओल्ड बॉयज क्लब। कड़ा है, लेकिन लेखक का तर्क है कि महिलाओं और हाशिए के समुदायों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, और इसे बढ़ाने की सख्त जरूरत है ताकि बेंच भारत के विविध सामाजिक ताने बाने को दर्शा सके। लेकिन यहाँ एक काउंटर आर्ग्यूमेंट भी तो आता है। अक्सर लोग कहते हैं कि विविधता की बात करना सिर्फ पहचान की राजनीति या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है। कानून तो अंधा होता है, तो जज की पृष्ठभूमि से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत ज्यादा पड़ता है। कानून किताबों में समान है, लेकिन उस कानून की व्याख्या एक इंसान करता है, और जब न्यायपालिका में विविधता होती है तो फैसलों में अधिक संवेदनशीलता और समझ आती है, जिसे हम एम्पैथी कहते हैं। बिल्कुल। अलग अलग पृष्ठभूमियों से आने वाले जज कानून की व्याख्या उन नजरियों से कर सकते हैं जो एक सीमित दायरे में रहने वाले समूह से छूट जाते हैं। इससे वास्तविक न्यायिक गुणवत्ता में सुधार होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का मामला है, तो एक ऐसा जज जिसने जमीनी संघर्ष देखा है, वो उस डर और दबाव को बेहतर समझेगा, बजाय उस जज के जिसने सिर्फ महानगरों की सुरक्षित जिंदगी देखी है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। यही वो विविधता है जो अदालतों के ब्लाइंड स्पॉट्स को दूर करती है। ठीक है, तो हमने तकनीक से रफ्तार बढ़ा ली और विविधता से गुणवत्ता सुधार ली। लेकिन एक सवाल अब भी है, क्या ये अदालतें आम आदमी की पहुंच में हैं? मतलब भौतिक और आर्थिक रूप से? और यहीं पर ढांचागत बदलावों की, यानी इंफ्रास्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात आती है। लेख में सबसे बड़ा प्रस्ताव भौगोलिक विकेंद्रीकरण का है, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट का। क्षेत्रीय बेंचों की स्थापना। हाँ, आज सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में है। सोचिए, अगर केरल या पूर्वोत्तर भारत के किसी गरीब व्यक्ति को अपील करनी हो तो उसके लिए दिल्ली आना, रुकना और वहां के महंगे वकीलों की फीस देना, वो तो लगभग असंभव है। ये तो न्याय को एक तरह से अमीरों की जागीर बना देता है। बिल्कुल। इसीलिए लेखक ने न्याय को स्थानीय और सस्ता बनाने के लिए
देश के अलग-अलग हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट की क्षेत्रीय बेंच स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। ये विचार तो ऐसा है जैसे देश के हर राज्य में एक टॉप क्लास सुपर स्पेशलिटी अस्पताल खोल दिया जाए, ताकि हर छोटी बड़ी गंभीर बीमारी के लिए पूरे देश को बस दिल्ली की ओर ना भागना पड़े। बहुत सही कहा। और इसके साथ ही एक और बड़ा ढांचागत सुधार है, ट्रायल की समय सीमा। मतलब कोई टाइम लिमिट तय करना। हाँ, ऐसे कड़े नियम बनाना जहां ट्रायल की अधिकतम समय सीमा 1 या 2 साल तय हो। राज्य पर यह दबाव होना चाहिए कि वो या तो इतने समय में ट्रायल शुरू करे या फिर आरोपी को बेल दे दे। ये तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। इससे पुलिस और एजेंसियों पर भी मामले को तेजी से निपटाने का दबाव पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। और इसके साथ ही कानूनी सहायता यानी लीगल एड की बात भी की गई है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ धारणा है कि मुफ्त का वकील मतलब कमजोर वकील। उसी धारणा को तोड़ने की जरूरत है। लेख कहता है कि कानूनी सहायता व्यवस्था को इतना मजबूत बनाया जाना चाहिए कि एक अच्छा वकील मिलना केवल अमीरों के लिए कोई लग्जरी वस्तु बनकर ना रह जाए। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ जोड़ें, तकनीक, विविधता और ये सारे ढांचागत सुधार, तो इनका अंतिम लक्ष्य क्या है? इनका अंतिम लक्ष्य है नागरिकों और व्यवस्था के बीच के सामाजिक अनुबंध या सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बदलना। हमारी पूरी कानूनी संस्कृति अभी टकराव वाली या एडवर्सरियल है। इसे समाधान उन्मुख बनाना होगा। मतलब अदालतें लड़ाई का मैदान ना होकर समाधान खोजने की जगह बने। हाँ, और इसके लिए पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अदालती मामलों की लाइव स्ट्रीमिंग और जजों की नियुक्ति के स्पष्ट मानदंड होने चाहिए ताकि जनता का विश्वास वापस जीता जा सके। और अंत में जो लेख में विकसित भारत 2047 की बात की गई है वो बहुत गहरी है। किसी भी राष्ट्र की सफलता केवल उसकी जीडीपी से नहीं मापी जा सकती। बिल्कुल नहीं। सफलता इस बात से मापी जाती है कि वो देश न्याय मांगने वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। इस लेख का सबसे प्रमुख निष्कर्ष यही है कि विचार विमर्श का समय बीत चुका है। नागरिक को प्राथमिकता देने वाले परिवर्तन का समय अब है। व्यवस्था को ताकतवर के उपकरण के बजाय कमजोर की ढाल बनना होगा। ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है और मुझे लगता है कि ये लेख सिर्फ एक आलोचना नहीं बल्कि एक वेकअप कॉल है। सच में। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद मेरे दिमाग में एक बहुत ही अलग सवाल आ रहा है, जो शायद इस लेख के दायरे से भी थोड़ा आगे का विचार है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, कल्पना कीजिए, अगर ये सारे सुधार सच में लागू हो जाएं, अगर एआई और क्षेत्रीय बेंचों की मदद से भारत में त्वरित न्याय एक वास्तविकता बन जाता है, तो क्या लोग उन लाखों अनकहे अन्यायों के खिलाफ भी केस दर्ज करना शुरू कर देंगे जिन्हें वे आज सिस्टम की सुस्ती के डर से सह लेते हैं? ये तो सोचने वाली बात है ना? मतलब क्या एक कुशल न्याय प्रणाली समाज में मुकदमों की एक सकारात्मक सुनामी ला सकती है? जब लोगों को लगेगा कि न्याय जल्दी मिलेगा, तो शायद हर कोई अदालत का दरवाजा खटखटाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम उस नए तेज तर्रार भविष्य के लिए तैयार हैं? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। शायद यही वो बिंदु है जहां से एक नई चर्चा की शुरुआत होती है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। तो मिलते हैं अगली बार एक नए विषय